नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री की वैदिक सभ्यता सीरीज अपनी चल रही है और आज के सेशन में हम राजनीतिक जीवन तो हमने पिछले सेशन तक पूरा देख लिया था, ऋग्वैदिक, वैदिक, उत्तर वैदिक सभ्यता का। ऋग्वेद में कुछ प्रमुख जनों का जो निवास क्षेत्र, उनका जो भौगोलिक क्षेत्र बतलाया गया, इस पर फिलहाल मैं अपने सत्र की शुरुआत कर रहा हूँ। देखिएगा, ऋग्वेद में भरत, वैसे तो कुरु पांचाल की यदि बात की जाए, कुरु पांचाल जो जनपद है, याद रखिएगा, इसको सबसे श्रेष्ठ आर्य प्रदेश बताया गया है। श्रेष्ठ आर्य प्रदेश बतलाया गया है। याद रखिएगा, कुरु पांचाल वाला जो जनपद अपने को जो जन नजर आता है। ठीक, अब भरत असल में कहां पर है, पुरु असल में कहां पर है? ऋग्वेद में भरत जन को सरस्वती और यमुना का मध्यवर्ती क्षेत्र बतलाया गया। याद रखिएगा, जो भरत जन है, इसको सरस्वती और यमुना एवं सरस्वती नदी के मध्य का क्षेत्र बतलाया गया है। किसे? भरत को। जबकि जो पुरु जनपद है, इसको कुरुक्षेत्र बतलाया गया। कुरुक्षेत्र का जो प्रदेश है दिल्ली के आसपास का, भरत और कुरु। आप लोग महाभारत काल में जब हम इस चीज को जानते हैं तो कुरु प्रदेश हस्तिनापुर हरियाणा वाला प्रदेश ही सारा का सारा। और ये काफी, आप हड़प्पा काल में भी देखिएगा, राखीगढ़ी हो गई, बनावली हो गई, आपका भिडराना या भिडराना हो गया, सरस्वती नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र। क्लियर है? तो जो पुरु जन है, इस पुरु का जो क्षेत्र बतलाया जा रहा है वो कुरु प्रदेश या कुरुक्षेत्र बतलाया जा रहा है। इसके अलावा त्रित्सु भी एक प्रमुख जनपद है जो ऋग्वेद में वर्णित है। त्रित्सु को रावी नदी का पूर्वी हिस्सा बतलाया गया है। अलिन, पड़त, भालन और शिवी, ये सिंधु नदी के पश्चिम में, यानी कि अफगानिस्तान तक, भारत से अफगानिस्तान का जो एरिया है, काबुल नदी तक का एरिया बताया गया। तो पहले त्रित्सु की बात कर ली जाए। जो त्रित्सु वाला जो एरिया है वो रावी नदी का पूर्वी तट बताया गया, यानी कि भारत के अंदर का। रावी नदी का पूर्वी प्रदेश। इसके अलावा अलिन हो गया, पड़त हो गया, भालन हो गया। अलिन, ये भी याद रखिएगा ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख जन हैं जिनका संबंध दशराग्य युद्ध से भी निकलता है। एक जन और बड़ा प्रमुख है शिवी। अब आप याद करिएगा, शिवी आगे जाकर आपको राजस्थान में दक्षिणी, याद रखिएगा, दक्षिणी राजस्थान में जो नगरी प्रदेश था, नगरी जो कि वर्तमान चित्तौड़ माना जाता है, और शिव जिसकी राजधानी, याद रखिएगा, ये बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि फिर जब ये राजस्थान में आ जाता है जन, तो राजस्थान में इसकी राजधानी माध्यमिका माना गया है। और घोसुंडी जो शिलालेख है, जिसको हाथीवाड़ा शिलालेख भी कहा जाता है, वहां से आपको शिवी जनपद की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो अलिन हो गया, पड़त हो गया, भालन, शिवी, ये सिंधु से सिंधु के पश्चिम में जो अफगानिस्तान का जो काबुल नदी तक का जो प्रदेश है, वो प्रदेश इन जनों की, अलिन हो गया, आपका पड़त हो गया, भालन हो गया, शिवी, इस जन का भौगोलिक क्षेत्र बतलाया गया है। तो ये तो कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर आ सकते हैं। कुरु हो गया, भरत हो गया, पुरु हो गया, त्रित्सु हो गया, और आपका अलिन, पड़त और भालन और शिवी हो गया। एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद फिर हम दशराग्य युद्ध की चर्चा करेंगे। दशराग्य युद्ध जो कि भारतीय इतिहास का प्रथम वैदिक युद्ध है, वैदिक काल में, स्पेशली ऋग्वैदिक काल में लड़ा गया युद्ध है, जिसकी जानकारी आपको महाभारत में मिलती है और ऋग्वेद का 7वां मंडल तो फिर पूरा ही समर्पित है इस चीज को। देखिएगा,
तो यदि मैं आप लोगों से दशराज्य युद्ध की चर्चा करूं तो पहली बात तो इसको हमने 10 राजाओं का युद्ध कहा है। असल में इसमें विपक्षी खेमे में 10 राजाओं का एक संघ था जो पराजित हो गया है। राजा सुदास जो कि त्रित्सु वंश, भरत जन के त्रित्सु वंश के साथ ऋषि वशिष्ठ और इनके पक्ष में 10 वैदिक जन, जिनमें 5 आर्य हैं 5 अनार्य हैं, और ऋषि विश्वामित्र के नेतृत्व में राजा सुदास इस 10 राजाओं के संग जो आर्य अनार्य मिलकर को हराता है। ये युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, इसलिए इसको 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसकी जानकारी आपको ऋग्वेद का ऋग्वेद का 7वां मंडल एवं महाभारत, याद रखिएगा ऋग्वेद का 7वां मंडल एवं महाभारत दोनों इस तथ्य की जानकारी आपको दे रहे हैं दशराज्य युद्ध की। क्लियर है? अब ये दशराज्य युद्ध लड़ा क्यों गया था? असल में भरत जन का जो त्रित्सु वंश का जो राजा था सुदास, उसने ऋषि विश्वामित्र के स्थान पर ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त कर दिया था। विश्वामित्र इस बात से आहत थे, नाराज थे, और विश्वामित्र ने विरोधी संघ बनाया सुदास के विरुद्ध, जिनमें 5 आर्य, अनु, यदु, तुर्वस, पुरु और दह। 5 आर्य जिनको पंचजन, पंचमानुष, पंचकृष्टि की संज्ञा भी दी गई, और 5 अनार्य जन जो भी आपने देखा था, अनिल, भलानस, शिवी, पख्त और विषाणिन। तो 10 राजाओं का संघ लड़ा। विश्वामित्र जो अपदस्थ कर दिए गए थे, कुशिक वंश के हैं ऋषि विश्वामित्र, उन्होंने सुदास से अपने निर्वासन, अपनी बर्खास्तगी पुरोहित के पद से का बदला लेने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन परास्त हुआ। क्लियर है? तो 10 राजाओं का युद्ध, कारण देख लीजिएगा। कारण क्या है कि जो आपका राजा सुदास है, भरत जन और त्रित्सु वंश का राजा है सुदास। आपने क्या किया? बाहर निकाल दिया पुरोहित विश्वामित्र को, जो कुशिक वंश के हैं। पुरोहित विश्वामित्र को, जो कि याद रखना कुशिक वंश के हैं, इनको तो कर दिया बाहर, और इनके स्थान पर अंदर, मतलब पुरोहित पद पर ले लिया ऋषि वशिष्ठ को। तो जो आपके विश्वामित्र थे वो इस बात से चिढ़ गए, और इन्होंने एक फेडरेशन, एक संघ बनाया। क्लियर? जिसके अंदर 5 तो आर्य कबीले थे, जन थे, और 5 अनार्य जन थे। जो 5 आर्य, इनको पंचजन, पंचकृष्टि और पंचमानुष की संज्ञा भी दी जा रही है। देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। इन 5 आर्यों को पंचजन, पंचकृष्टि या पंचमानुष की संज्ञा दी जा रही है, और ये 5 अनार्य। तो जो पंचजन हैं, इनमें हो गया अनु, यदु, बहुत अच्छे से इस चीज को देखिएगा, 3 हो गए, अनु, यदु, तुर्वस, पुरु और दह। अनु, यदु, तुर्वस, पुरु एवं दह, ये 5, अनु, यदु, तुर्वस, इसके अलावा पुरु और इसके अलावा दह। तो 5 आर्य विश्वामित्र के नेतृत्व में, और 5 अनार्य, अनिल, भलानस, शिव, अनिल,
भलानस, शिव, विषाणीन हो गया और पक्त हो गया। विषाणीन हो गया और पक्त हो गया। तो 5 अनार्यजन, 5 आर्यजन, 10 राजाओं का संघ किसके नेतृत्व में? ऋषि विश्वामित्र के नेतृत्व में। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ऋषि विश्वामित्र के नेतृत्व में। ठीक है जी। और इधर राजा सुदास और ऋषि वशिष्ठ, इन दोनों का हो गया संघ और इनका हो गया संघ। रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में राजा सुदास ऋषि वशिष्ठ के नेतृत्व में, के निर्देशन पर, ऋषि विश्वामित्र के नेतृत्व वाले 10 राजाओं के संघ को, जिनमें अनु, यदु, तुर्वस, पुरु और दह 5 आर्य, अनिल, भलाना, शिव, पक्त, विषाणीन 5 अनार्य, 10 राजाओं के संघ को बुरी तरह से परास्त कर देते हैं। राजा सुदास फाइनली विजयी रहते हैं और इस युद्ध का वर्णन आपको, ये विजयी रहते हैं और ये वाला संघ बुरी तरह से हारता है। ये भारत का प्रथम ऐतिहासिक युद्ध भी माना जाता है, मतलब साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। और रावी नदी के तट पर लड़ा गया और इसकी जानकारी आपको महाभारत और 7वें मंडल से प्राप्त होती है। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत अच्छे से इस चीज को गौर से देख लीजिएगा। इसके बाद फिर अब हम और सामाजिक जीवन की तरफ आपसे चर्चा करेंगे। इसमें राजा सुदास विजयी रहता है। अच्छा, सुदास ये भरतवंशी शासक है, भरत जन का। इस युद्ध को जीतने के पश्चात राजा सुदास ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। कहता है कि इसी भरत के नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये मैं और क्लियर कर दूं। तो फिर होता क्या है कि विजयी सुदास ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और इस प्रदेश का नाम, इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष इसी भरत जन के नाम पर पड़ा है, जिसका राजा था सुदास। तो जो उत्तरम यत्र समुद्र से हिमादृश्य दक्षिणम वशंतम भारतम नाम भारतीय यत्र संतति योजनाम सहस्त्रम तो द्वीपो अयम दक्षिणोत्तरात् पूर्व किरात यस्यन्ति पाशम यमुना सता। जो भारतवर्ष की परिभाषा हमें विष्णु पुराण में देखने को मिलती है, उसका एक छोर आपको यहाँ से दिख रहा है। अब आप आराम से सारी बात को देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन आउट होता हूँ, फिर अपन अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक जीवन पर। याद रखिएगा, जो कि आपके ऋग्वेदिक काल में प्रचलित रही है। नेक्स्ट, आई थिंक आपने कर लिया है। सामाजिक जीवन के लिए हम बात करें तो परिवार का स्वरूप, समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक है और परिवार की अनेक पीढ़ियां, मातृकुल और पितृकुल दोनों की पीढ़ियां एक ही घर में गोत्र के रूप से साथ साथ रहती हैं। तो सोशल लाइफ की यदि हम बात करें, सामाजिक जीवन की, तो सामाजिक जीवन में याद रखिएगा परिवार का जो स्वरूप हमें नजर आ रहा है वो है पितृसत्तात्मक। इसके अलावा संयुक्त परिवार याद रखिएगा प्रचलित थे। कुछ मोटी मोटी बातें तो पहले मैं आपको बतला दूं। संयुक्त परिवार प्रचलित थे। इसके अलावा नियोग प्रथा प्रचलित थी। इसके अलावा विधवा विवाह प्रचलित थी। स्त्रियों का आरंभिक काल में प्रतिष्ठित था, जबकि हम आरंभिक काल में, ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को की सार्वजनिक भागीदारी निश्चित पा रहे हैं। कहाँ? सभा और समिति जैसी सार्वजनिक महत्व की राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में स्त्रियों की निश्चित भागीदारी आपको प्राप्त होती है, यानी कि स्त्रियों का सम्मान प्रतिष्ठित था। स्त्री विद्या पर पर्याप्त जोर दिया जाता था। हमने लोपा, शची, घोषा, मुद्रा, कई प्रकार की
विदुषियों की जानकारी हमने प्राप्त करी है। तो गोत्र या जन्म मूलक संबंध सामाजिक संगठन का आधार था, यह बात भी याद रखना। यदि प्रश्न आ जाए आपके सामने कि ऋग्वैदिक काल में साहब सामाजिक संगठन का आधार क्या था, तो आपका जवाब होगा गोत्र। आप कहेंगे गोत्र या जन्म मूलक संबंध। गोत्र या जन्म मूलक संबंध वास्तव में परिवार के सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार था। परिवार का, जब समाज पितृ सत्तात्मक है, जबकि आपने हड़प्पाई समाज को देखा था कि मातृ सत्तात्मक था, तो जब यहाँ परिवार पितृ सत्तात्मक है तो फिर परिवार का मुखिया, कोई डाउट रह ही नहीं जाता है कि परिवार का मुखिया कौन होगा। पितृ सत्तात्मक समाज में पितृ या पिता जो सबसे एल्डर वन है। क्लियर है? पिता के अधिकार असीमित थे। पिता अपने पुत्र की हत्या कर सकता है। जैसे रिजास्व को उसके पिता ने अंधा बना दिया था, जबकि अजिगर्त ने अपने पुत्र शनैश्यपु को, कुछ लोग शनैश्यप कहते हैं, को बेच दिया था। तो यहां पे पिता के अधिकार असीमित थे। परिवार का मुखिया पिता है। याद रखिएगा, पिता के अधिकार असीमित माने गए हैं। अब जैसे आप देखिएगा कि अजीत गर्त ने पुत्र शनैश्यप को बेच दिया था, विक्रय कर दिया था। यानी कि आप जब जन्म दे रहे हो, जबकि रिजास्व को पिता द्वारा अंधा बना दिए जाने का हमें उल्लेख प्राप्त हो रहा है। रिजास्व को कुल मिलाकर पिता निरंकुश सत्तात्मक असीमित अधिकारों वाला आप कह सकते हैं कि साहब अधिकारी था। यदि मैं सामाजिक संगठन की बात करूं तो सामाजिक संगठन का आधार, पहली बात तो इस समाज में अस्पृश्यता जैसी कोई चीज नहीं थी, सती प्रथा जैसी कोई चीज नहीं थी, बाल विवाह जैसी कोई चीज नहीं थी, कन्या को वर चुनने का पूरा अधिकार प्राप्त था। कन्या को वर चुनने का, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, अधिकार इस काल में प्राप्त था। 8 प्रकार के विवाहों की हमें जानकारी मिलती है, हम बाद में उसको देखेंगे। लेकिन सामाजिक संगठन का जो सबसे बड़ा आधार हमें ऋग्वैदिक काल में प्राप्त होता है वो है वर्ण व्यवस्था। अब देखो, वर्ण जो शब्द, इसके 2 अर्थ यहां पर आपके सामने निकलते हैं। एक तो निकलता है रंग और एक निकलता है व्यवसाय। वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो था कर्म। न जाति का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ रंग और व्यवसाय से सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें 3 वर्ग, सामाजिक वर्ग यहां प्राप्त होते हैं ऋग्वेद में। 3 सामाजिक वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। और इनके जो कार्य थे वो बटे हुए थे, विभाजित थे। यानी कार्य विभाजन का भी पूरी तौर पर यहाँ पर ब्राह्मण जो कि ब्रह्म का कार्य अध्ययन अध्यापन कर रहा है, क्षत्रिय जो क्षात्र
अर्थात रक्षा का कार्य कर रहा है, और वैश्य अन्न उत्पादन विष वाला कार्य कर रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर राष्ट्र सेवा यहां पर कर रहे हैं। हमें चतुर्वर्ण व्यवस्था बहुत आरंभिक काल में नहीं दिखती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, और आप लोग जानते हो 10वें मंडल को क्षेपक माना गया है। क्षेपक का अर्थ जो बाद में जोड़ा गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें सिर्फ एक शब्द मिलता है शूद्र का, एक स्थान पर सिर्फ एक बार, कि विराट पुरुष के चरणों से शूद्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो शूद्र न तो यहाँ पर है न हीन है, क्योंकि विराट पुरुष है तो वो पवित्र है, आर्य है, मतलब आर्य संस्कारवान है। अब चरण तो कोई ऐसा नहीं होता कि भैया पैर तो कम प्रभावी है और आंखें ज्यादा प्रभावी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कम प्रभावी तो काट के टांग दो, मैं भी देखता हूं। और भारत में तो परंपरा, जब आप किसी को सम्मान देते हो तो भैया चरण ही छूते हो, गले या कुछ और हिस्सा नहीं। तो हमारे जो एक मोटी धारणा हम लोगों में इम्प्लांट कर दी गई है कि साहब शूद्र अनार्य है दृष्टि के अधिकार, ये ब्रिटिश काल में और उससे पहले मुगल मध्यकाल में ही इस तरह की कोरी बकवासें की गई है। फिलहाल यहां तक की बात को आप लोग देखिए, मैं स्क्रीन आउट होता हूं, जल्दी से देख लीजिएगा अच्छे से। हमें यहां सामाजिक संगठन में जन्म नहीं मिल रहा है, सिर्फ कर्म मिल रहा है। तो वर्ण व्यवस्था लचीली भी थी, यानी कि जैसा आपका कर्म होगा, जैसा आपका कर्म होगा, आपकी आइडेंटिटी, आपकी रिकॉग्निशन उसी तरह की होगी। ऋग्वेद के एक मंडल में एक सूक्त मिलता है कि जी मैं कवि हूं, मेरे पिता ऐसे हैं और मेरी माँ ये कार्य करती है। एक ही परिवार में सब लोगों के अपने अपने कर्मानुसार व्यवसाय है और वो उनकी आइडेंटिटी है, उसको लेकर वो कोई हीन दृष्टि से बोधित वो बोध हमें संपूर्ण ऋग्वेद में कहीं भी नजर नहीं आता है। बहरहाल आप कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो संपूर्ण ऋग्वेद में केवल एक बार आपको, संपूर्ण ऋग्वेद में याद रखना, सिर्फ एक बार शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, सिर्फ एक बार। और ये जो शूद्र शब्द का उल्लेख मिल रहा है, यह भी आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिल रहा है। हमें क्या जानकारी मिल रही है कि साहब विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हो रही है, उनके कार्य निर्धारित हैं। मुख से तो ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शुद्ध शब्द की उत्पत्ति हो रही है और उसी तदनुसार उनके कार्य निर्धारित हैं। ब्रह्म कार्य, अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय जिसका धर्म याद रखिएगा क्षात्र माना गया है, इसका कार्य निर्धारित किया गया है क्षात्र धर्म, सुरक्षा करना। वैश्य से बन रहा है विष, यानी कि उत्पादन करना, खेती जैसा कार्य है। शूद्र, इसका अभिप्राय यहाँ पे सेवा भाव से है। तो भैया सेवा भाव से कोई यहाँ पर चरण दबाना नहीं है, समाज की सेवा के कई प्रकार हो सकते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के मुख से इस प्रकार से आपको संपूर्ण ऋग्वेद में शूद्र शब्द का मात्र एक बार उल्लेख मिलता है, याद रखना। संपूर्ण ऋग्वेद में मात्र एक बार आपको शूद्र शब्द का उल्लेख प्राप्त हो रहा है। तो पहली बात तो शूद्र कोई है या हीन नहीं है, इस बात को भी आप लोगों को बहुत अच्छे से, न तो है
न ही हीन दृष्टि से कोई अपराध बोध की भावना दिखाई देती है। तो इसीलिए अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता, हमने शायद यहाँ पे, हाँ, वैसी कोई धारणा यहाँ पर है ही नहीं। यदि शूद्र हीन होता, अनटचेबल होता, तो कोई एक प्रसंग तो हमें इस तरह का देखने को मिलता। दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था का आधार। ऋग्वैदिक काल तक तो मात्र कर्म है, कर्म है, इसका मतलब कि लचीलापन है। जो वर्ण अरेंजमेंट या व्यवस्था है उसमें इंटरनली आप मूव कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबल संस्था, कठोर नहीं है कि जी एक बार आपने जन्म ले लिया, ये कार्य चालू कर दिया, या आपके पिता ने तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी वही करना। जो आपकी इच्छा हो, जहां आपकी काबिलियत हो, जहां आपके स्किल्स हो, आप वो कार्य कर सकते हो और आपका वर्ण उसी रूप में जाना जाएगा। पिता का अलग हो सकता है, पुत्र का अलग हो सकता है। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है। ये अलग बात है कि जो परिवर्तन हो रहा है उत्तर वैदिक काल में, वर्ण की पहचान फिर जन्म से हो रही है। फिर जन्म से ही याद रखना, आगे जाकर जातियां, उपजातियां बन रही हैं, जिनका पूरा सिस्टम बेहद कठोर था, जिनमें आप मूव नहीं कर सकते हो अंदर। आपने एक बार जिस जाति में जन्म ले लिया, कम से कम अपने संपूर्ण जीवन काल में आप दूसरी जाति में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जाति, उपजातियां, ये आपके उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आ रही है। ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, लचीलापन है, मूव कर सकते हो आप। एक ही छत के नीचे अलग अलग व्यवसाय करने वाले अलग अलग वर्ण के सदस्य कई पीढ़ियों तक साथ में रह सकते हैं। संपूर्ण ऋग्वैदिक काल में कहीं पर भी आपको अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का आपको उल्लेख कहीं पर भी आपको प्राप्त नहीं होता है। और सबसे बड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि अस्पृश्यता शब्द और शूद्र शब्द का मात्र एक ही बार आपको उल्लेख मिलता है। क्लियर है? कालांतर में उत्तर वैदिक काल में जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, उन विदेशी आक्रमण से आपके रक्त की पवित्रता, शुद्धता की सुरक्षा हेतु संभवतया वर्ण को जातिगत जन्म आधारित कठोर बंधनों में वर्ण संकरता से रोकने के लिए, जितना मैं समझता हूं, से बांध दिया गया। फिर ये हुआ कि जातियां, उपजातियां जन्म आधारित हो गई हैं, कठोर हो गई हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, मूव करने की क्षमता खत्म हो। डर ये था कि हर आक्रमणकारी आकर बिना किसी अपनी पवित्रता, शुद्धता के वो यहाँ के जाति मतलब यहाँ के कर्म करके, जैसे क्षत्रिय, तो वो अंदर से तो उतना शुद्ध नहीं है, उतना पवित्र नहीं है, उतना भारतीय नहीं है, लेकिन उसने कर्म करके अपनी पहचान स्टैब्लिश कर दी यहाँ पर क्षत्रिय के रूप में। तो बड़ी दुविधा हो जाएगी उसको आत्मसात किया जाए नहीं किया, क्या पता उसका जो सोल है वो आज भी अपनी ही इंटैक्ट हो अपनी विदेशी धरती के साथ। वो उतना भारतीय नहीं हो पाया जितना वो भारतीय होने का दिखावा कर रहा है। संभवतः इस कारण से लेटर वैदिक पीरियड में ऋषियों के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि हमें थोड़ा सा बंधन कठोर रखना पड़ेगा ताकि हर कोई उन्हें इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सके, उनके अंदर घुसपैठ नहीं कर सके। तो इसलिए उत्तर वैदिक काल तक आते आते जातियों की जो पहचान है, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, वो जन्म पर आधारित हो गई है और काफ़ी ज़्यादा वो कठोर मान ली गई है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से यहाँ विवाह दास प्रथा प्रचलित थी, ये भी और क्लियर कर दूं मैं। ऋग्वैदिक काल में इधर लिख लेते हैं, दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा के साथ साथ प्रेम विवाह प्रचलित थे। पुरुष दास के दान के उल्लेख बहुत कम मिलते हैं। स्त्री को दान देने की परंपरा बहुत ज्यादा थी। दासों को कृषि या अन्य उत्पादक कार्यों में बिल्कुल नहीं लगाया जाता था। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, याद रखिएगा बात को, अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह प्रचलित था। अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का वर हो, निम्न वर्ण की कन्या, उल्टा हो जाएगा तो प्रतिलोम विवाह। नियोग प्रथा की सामाजिक मान्यता थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को
क्षेत्रज कहा गया है। आप यहाँ तक की बात को आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं फिर और आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा, नियोग प्रथा प्रचलित थी। क्लियर? पहली बात तो नियोग प्रथा से उत्पन्न जो पुत्र है उसकी सामाजिक स्वीकृति थी और वो क्षेत्रज कहलाता था। नियोग प्रथा का उद्देश्य क्या था? नियोग प्रथा का उद्देश्य था पुत्र प्राप्ति, संतान नहीं। यदि आप विधवा हैं और आपके कन्या हैं तो कन्या का तो आप असल में विवाह कर दोगे, दान दे दोगे उसका। तो फिर आपका कौन सहारा है? जो भी आपके ऊपर ऋण है कौन चुकाएगा? 3 प्रकार के तो ऋण और माफ करिएगा 5 प्रकार के यज्ञों की धारणा वैदिक तौर पर स्वीकृत है। तो उनको पूरा करने के लिए कोई विडो स्त्री है, कन्या संतान होने के बावजूद वो अपने पति के कुल के किसी अविवाहित पुरुष के साथ, देवर के साथ मतलब, अपना फिजिकल रिलेशन मेंटेन कर सकती पुत्र प्राप्ति के लिए। उससे उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता है और उसको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होगी। तो ये नियोग प्रथा असल में क्या है, इसको याद रखिएगा। पुत्र प्राप्ति के लिए किसी विधवा स्त्री का, याद रखिएगा, पति के कुल के अविवाहित देवर के साथ संबंध स्थापित करने की जो असल में यूँ समझ लीजिएगा कि जो परंपरा थी, जो सामाजिक एक प्रथा थी, वो नियोग प्रथा थी। क्लियर? अभी जैसा मैंने कहा कि कन्या को वर चुनने की मतलब पूरी अनुमति थी, तो प्रेम विवाह के भी आपको 2 रूप प्राप्त हो रहे हैं। पहली बात तो कन्या को वर चुनने की स्वतंत्रता थी। अब ये प्रेम विवाह के जो 2 स्वरूप आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये है एक तो अनुलोम विवाह और एक प्राप्त हो रहा है प्रतिलोम विवाह। आराम से इस चीज को समझिएगा, देखिएगा। अनुलोम विवाह असल में क्या है? जहां पर उच्च वर्ण का वर है वो किसी निम्न जाति नहीं है, ये याद रखना, निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर लेता है, तो वो तो हुआ अनुलोम विवाह। यदि हम इसका उल्टा करते हैं कि उच्च वर्ण की तो वधू है, उच्च वर्णीय तो वधू है, और आपके निम्न वर्णीय वर है, वो विवाह कहलाएगा प्रतिलोम विवाह। क्लियर है? आई थिंक अच्छे से समझ में आ रही है। आराम से यहां तक के सारे मैटर को देख लीजिए और समझ लीजिएगा। 8 वैसे कुल 8 प्रकार के विवाह हमें प्रचलित होते हैं, और कई जगह पर बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित थी। सामान्यतया एकल विवाह प्रथा प्रचलित थी। सामान्यतः एक विवाह प्रथा प्रचलित थी, लेकिन बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा के भी आपको उल्लेख मिलते हैं।
बहुपति प्रथा एवं बहुपत्नी प्रथा के भी हमें संकेत। अब बहुपति प्रथा में क्या होता है कि रोदसी कन्या है, रोदसी ने अनेक मरुतों से विवाह संपन्न किया। अब मैत्रायणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। मैत्रायणी संहिता में बहुपत्नी प्रथा की जब बात चल रही है आप लोगों के, तो लीजिएगा यहां पर मैत्रायणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। यानी कि बहुविवाह एकल, सामान्यतः एकल विवाह था, लेकिन बहुविवाह, अब बहुविवाह में बहुपति विवाह भी आ गया और बहुपत्नी विवाह भी आ गया। सजातीय विवाह सामान्य, सगोत्रीय सजातीय विवाह सामान्यतः प्रचलित था, लेकिन अंतरजातीय विवाह के भी हमें यहाँ उल्लेख मिलता है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में ऋषि च्यवन राजा शरियात की पुत्री सुकन्या से विवाह करता है। तो आ जाइए यहाँ पर लिख लेते हैं, सगोत्रीय विवाह सामान्यतः आम था, लेकिन साथ साथ आपको अंतरजातीय विवाह के भी संकेत मिलते हैं। जैसे ऋषि च्यवन ने विवाह किया क्षत्रिय राजा शरियात की कन्या सुकन्या के साथ ये विवाह संपन्न किया। तो इसका मतलब कि आप इंटरकास्ट मैरिज भी स्वाभाविक है यार, जब अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे तो इंटरकास्ट मैरिज अपने आप में है। बहरहाल इस वीडियो में दी गई जानकारी उम्मीद करता हूँ नॉलेजेबल लगी होगी आप लोगों का भी। सामाजिक संगठन में बहुत कुछ बताना बाकी है। स्त्रियों की स्वतंत्रता की स्थिति किस तरह की थी, जैसे मैंने कहा दास प्रथा, ये काफी महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा बतलाता हूँ ताकि कहीं दिमाग में अगले सेशन में बता पाऊँ नहीं बता पाऊँ। दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन जो की फैक्टर है दास प्रथा के, नारी दास का प्रचलन, उपहार में देना, ये सामान्य था। क्लियर है? पुरुष दास के दान का उल्लेख आपको अपेक्षाकृत कम मिलता है। क्लियर है? तीसरा, दास को कृषि जैसे उत्पादनात्मक कार्यों में नहीं लगाया जाता था। यानी कि दास प्रथा जो थी वो आपको घरेलू दास के रूप में देखने को मिलती है, और घरेलू दास भी याद रखना एक पारिवारिक सदस्य के रूप में ही उसके साथ व्यवहार होता था। इस बात को भी याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अगले सेशन में मैं आप लोगों को स्त्रियों की स्वतंत्र स्थिति या उनकी स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आया उस पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध रहा होगा। इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का, जिसमें हम सामाजिक संगठन को पूरा करके फिर इनके अन्य धार्मिक पक्ष या जो भी इनके अर्थव्यवस्था वाला पक्ष वैदिक सभ्यता के, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से आप लोग
खूब शुभकामनाओं से खूब पढ़ते रहिए और अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।